हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभ्युदय कोचिंग क्लासेस ललितपुर। आज की क्लास में हम लोग सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। पिछली क्लासेस में हम लोगों ने सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स थे उन सभी को डिटेल में हम लोगों ने समझा हुआ था, और इस क्लास में हम लोग उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। पिछली क्लास में कुछ क्वेश्चंस हमने आपको करवाए थे और उनके आगे क्वेश्चन हम लोग इस क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 19 से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। 18 तक हम लोगों ने क्वेश्चन देख लिए थे। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या लिखा हुआ है? लिखा है एट एब्सोल्यूट जीरो सिलिकॉन एक्ट एज। एब्सोल्यूट जीरो पे सिलिकॉन मतलब है एक सेमीकंडक्टर और एक इसकी तरह बिहेव करता है। तो हम जानते हैं कि जो भी सेमीकंडक्टर होते हैं वो एब्सोल्यूट जीरो पे एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इंसुलेटर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा हुआ है कि वन सीरियस ड्रॉबैक ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइस। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का एक बहुत ही सीरियस ड्रॉबैक है। वो ड्रॉबैक क्या है? दे डू नॉट लास्ट फॉर लॉन्ग टाइम। ये बहुत समय तक खराब नहीं होते। तो भाई ये ड्रॉबैक थोड़ी हो गया, तो उसकी ये तो उसका एक एडवांटेज हो गया। दे आर कॉस्टली होते हैं, ये ड्रॉबैक नहीं है। दे कैन नॉट बी यूज विथ हाई वोल्टेज। ये इनकी सबसे बड़ी समस्या है कि ये क्या करते हैं, हाई वोल्टेज पे ऑपरेट नहीं कर पाते, या इनको ज़्यादा हाई वोल्टेज पे हम यूज नहीं कर सकते। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। 21 में क्या लिखा है? When an impurity is doped into an intrinsic semiconductor, the conductivity of the semiconductor। जब हम किसी सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी को डोप्ड करते हैं तो हम ये जानते हैं कि उसकी जो कंडक्टिविटी है वो बढ़ जाती है और रेजिस्टिविटी कम हो जाती है। तो सही ऑप्शन क्या होगा? इंक्रीज। कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी डोपिंग करने पर? इंक्रीज हो जाएगी। यानी एक प्योर सेमीकंडक्टर इम्प्योर की तरह वर्क करने लगेगा। कैसे वर्क करता है हम लोगों ने काफी डिटेल में इसको समझा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड टू अ सेमीकंडक्टर। अगर हम किसी सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करते हैं, लेट द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स बी एन एंड द एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी वी। अगर नंबर ऑफ चार्ज कैरियर एन है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी है, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो क्या होगा? हमें पता है कि जैसे जैसे हम लोग सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और एन ये दोनों क्या होते हैं? ये इंक्रीज हो जाते हैं। तो एन भी इंक्रीज होगा और वी भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी उनकी बढ़ जाएगी और साथ में जो नंबर है वो भी क्या होंगे? बढ़ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 पर। 23 में क्या लिखा हुआ है? इफ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एंटीमनी इज एडेड टू जर्मेनियम क्रिस्टल। अगर हम एंटीमनी को किसी जर्मेनियम क्रिस्टल में जोड़ देते हैं तो वो किस टाइप का आयन बनेगा? पी टाइप बनेगा। क्या लिखा है? द एंटीमनी बिकम्स एक्सेप्टर atom, there will be more free electrons than holes in the semiconductor and it resistance is increased। देखो, अगर हम एंटीमनी मिक्स करेंगे तो रेजिस्टेंस तो नहीं बढ़ेगा, बढ़ता क्या है? कंडक्टिविटी बढ़ती है। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें, इस क्वेश्चन में देखें, तो अगर हम एक छोटे अमाउंट में एंटीमनी को ऐड करते हैं तो पहले हमें ये देखना पड़ेगा एंटीमनी किस टाइप का एंटीमनी है, वो किस टाइप की इम्प्योरिटी होती है। तो हम लोग जानते हैं एंटीमनी हो गया, ये हमारा एक पेंटावेलेंट होता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो जाएंगे इससे होल से। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 24।
24 में क्या लिखा है, बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर एंड अ सेमीकंडक्टर, तो जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होगा कंडक्टर का और सेमीकंडक्टर का, इसमें क्या चेंज आएगा। तो देखो हमने आपको समझाया था जब सॉलिड्स पढ़ाए थे, सॉलिड्स पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है उसको बताया था कि जब सॉलिड्स को हम गर्म करते हैं तो अगर वो सॉलिड्स हमारे कंडक्टर हैं तो उनका रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। लेकिन अगर वो सॉलिड्स हमारे सेमीकंडक्टर हैं तो जो क्या बोलते हैं रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो कंडक्टर के केस में इंक्रीज होगा जबकि एक सेमीकंडक्टर के केस में ये डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर देख सकते हो आप कि इंक्रीज और डिक्रीज वाला ऑप्शन कौन सा है, ये है इंक्रीज और ये है डिक्रीज। तो कंडक्टर, पहले कंडक्टर लिखा हुआ है ना, ऑफ अ कंडक्टर देन सेमीकंडक्टर है। ठीक है, तो कंडक्टर में इंक्रीज हो जाएगा जबकि सेमीकंडक्टर में डिक्रीज हो जाएगा। क्या, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, ये जिसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी जो होगी वो बढ़ जाएगी किसकी, कंडक्टर की, जबकि कम हो जाएगी किसकी, सेमीकंडक्टर की। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं और समझते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को। A strip of copper and another of germanium are cooled from room temperature. एक स्ट्रिप है कोई कॉपर की और दूसरी स्ट्रिप है जर्मेनियम की, इन दोनों को कूल किया गया। ठीक है, ठंडा किया गया रूम टेम्परेचर पे 80 के तक। तो जो रेजिस्टेंस है वो किसका बढ़ेगा। देखो कॉपर क्या है, कॉपर एक मेटल है यानी एक कंडक्टर है, जबकि जर्मेनियम क्या है, एक सेमीकंडक्टर। अभी पिछले क्वेश्चन में आपको समझाया कि अगर कंडक्टर होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, अगर सेमीकंडक्टर होगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। तो यहाँ पर जो हमारा कॉपर है वो क्या है, एक कंडक्टर है, इसलिए कॉपर का टेम्परेचर बढ़ाने पर आर कूल्ड फ्रॉम रूम टेम्परेचर, सॉरी ठंडा किया जाता है इसको, क्या लिखा है, कूल्ड फ्रॉम रूम टेम्परेचर टू 80 केल्विन। ठीक है, तो रूम टेम्परेचर लगभग हम कितना मान सकते हैं, अगर हम 23-25 भी माने तो केल्विन वो 300 के आसपास होगा। तो ठंडा किया जा रहा है, टेम्परेचर कम किया जा रहा है। तो टेम्परेचर कम करने पर जो कॉपर का रेजिस्टेंस है ये क्या होगा, ये कम हो जाएगा, है ना, जबकि जर्मेनियम का रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। ध्यान रखना, टेम्परेचर बढ़ाने पर, उल्टा क्वेश्चन दिया है पहले वाले का, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा, किसका, कंडक्टर का, लेकिन घटेगा किसका, सेमीकंडक्टर का। अगर हम उल्टा करते हैं, अगर हम टेम्परेचर कम कर दें तो कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाएगा, जबकि सेमीकंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हमें देखने के लिए मिलेगा वो क्या होगा, सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर, कौन सा सही होगा इसमें, कहाँ गया, ये है जर्मेनियम कॉपर। ठीक है, तो कॉपर का कम होगा, ये तो लिखा है, दोनों का डिक्रीज होगा, ये गलत है। कॉपर का इंक्रीज होगा, गलत है ये। कॉपर का डिक्रीज होगा, जर्मेनियम का इंक्रीज होगा, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या लिखा है, कार्बन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम एटम्स हैव 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। सब सभी जानते हैं कि जो कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम है ये हमारे टेट्रावैलेंट होते हैं, यानी 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हर किसी के पास। देयर वैलेंसी एंड कंडक्शन बैंड आर सेपरेटेड बाय एनर्जी बैंड गैप, जिसको कार्बन, सिलिकॉन और ये एनर्जी बैंड गैप दिया है किसका, जर्मेनियम का, रेस्पेक्टिवली इनको रिप्रेजेंट किया गया है। इनमें से सही रिलेशनशिप कौन सा है, तो क्या कार्बन का सिलिकॉन के बराबर होता, बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, क्या कार्बन का सिलिकॉन से कम होता, बिल्कुल नहीं होता। जर्मेनियम से कम होता, बिल्कुल नहीं होता। कार्बन का जो एनर्जी गैप होता है वो सिलिकॉन से भी ज़्यादा होता है, इसलिए नॉर्मली हम सिलिकॉन या जर्मेनियम को ही एज अ सेमीकंडक्टर यूज करते हैं। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 27 को समझते हैं। ठीक है, अ सेमीकंडक्टर डिवाइस इज कनेक्टेड इन अ सीरीज सर्किट। एक सेमीकंडक्टर जो डिवाइस है इसको हम लोगों ने सीरीज सर्किट में क्या किया हुआ है, कनेक्ट किया है एक बैटरी के साथ, और उसमें लगा एक रेजिस्टेंस। ठीक है,
अ करंट इज फाउंड टू पास थ्रू द सर्किट, एक जो करंट है इसको फ्लो किया गया, द पोलरिटी ऑफ द बैटरी इज रिवर्स, अब जो बैटरी की पोलरिटी थी उसको रिवर्स कर दिया गया, द करंट ड्रॉप्स टू ऑलमोस्ट जीरो, जैसे करंट जीरो हो गया। देखो पहले बैटरी लगाई गई, करंट फ्लो हो रहा है, फिर बैटरी रिवर्स कर दी गई तो करंट जीरो हो गया। तो वो डिवाइस कौन सी हो सकती है भाई? ऐसा किस में होता है? अगर हम कंडक्टर और बैटरी को चेंज कर देंगे ना तो करंट जीरो नहीं होता, बल्कि डायरेक्शन ऑफ करंट अपोजिट हो जाती है। इंसुलेटर में तो चाहे फॉरवर्ड में लगाओ चाहे रिवर्स में लगाओ करंट होता ही नहीं है। नहीं, इसका मतलब ये एक सेमी कंडक्टर है, तो सेमी कंडक्टर कौन सा होगा? क्या इंट्रिंसिक होगा? तो बैटरी लगाने से तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर काम ही नहीं करता, करंट फ्लो ही नहीं होता, क्योंकि इसमें तो हमें टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है, बट कहीं भी टेम्परेचर की बात नहीं की गई क्वेश्चन में। ये पी टाइप सेमीकंडक्टर होगा, ये तो डोपिंग पता ही नहीं ना कौन सी डोपिंग है, तो पी टाइप तो हम कह नहीं सकते, ना ही हम उसको एन टाइप कह सकते। ये कंफर्म है पीएन जंक्शन डायोड होगा। क्या होगा? ये पीएन जंक्शन डायोड होगा, क्योंकि पीएन जंक्शन डायोड में हम लोगों ने पढ़ा है कि फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो होता है, जबकि रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं होता है। ये हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है। चलो इसके बाद बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। इसमें लिखा है कि इफ द टू एंड्स ऑफ अ पीएन जंक्शन आर ज्वाइंट बाय अ वायर, एक पीएन जंक्शन के दोनों एंड्स को हम एक वायर से जोड़ दें, there will not be a steady current in the circuit, तो स्टेडी करंट नहीं होगा, स्टेडी मतलब यहाँ पे कांस्टेंट कोई करंट देखने के लिए नहीं मिलेगा। there will be a steady current from the n side to p side, हमें n साइड से p साइड करंट देखने के लिए मिलेगा। फिर लिखा है there will be a steady current from p साइड से n साइड देखने के लिए मिलेगा, या there may or may not be current depending upon the resistance of the connecting wire, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि पीएन जंक्शन में अगर कोई वायर जोड़ देते हैं दोनों एंड पे, तो उसमें करंट डिपेंड करता है कि उसका कनेक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस कैसा है। बात समझ में आई है? रेजिस्टेंस कैसा है इस पे डिपेंड करता है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी इज द करेक्ट वन। डी हमारा जो ऑप्शन होगा वो एकदम सही माना जाएगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 28। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29 को। चलो अब हम आपको 2-2 मिनट का ब्रेक भी देते चलेंगे, जिससे आप लोग इस क्वेश्चन को रीड करो और उसके आंसर देने की कोशिश करो, फिर हम आपको आंसर भी मैच कराते हुए चलेंगे, ठीक है, और आपको समझाएंगे क्वेश्चन को। जैसे 29 से अगर हम लोग स्टार्टिंग करें तो 29 को आप लोग रीड करेंगे और खुद से आंसर देने की कोशिश करेंगे, और जब हम आपका आंसर बताएंगे तो आप उसको चेक करोगे, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 को क्या लिखा है। फॉरवर्ड बायसिंग इज दैट इन विच अप्लाइड वोल्टेज। फॉरवर्ड बायसिंग क्या होता है? जिसमें जो हमारा वोल्टेज अप्लाइड वोल्टेज है इंक्रीजेस पोटेंशियल बैरियर, ये पोटेंशियल बैरियर को बढ़ा देता है? नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं करता। कैंसल द पोटेंशियल बैरियर, ये बिल्कुल ठीक है कि कैंसिल कर देता है पोटेंशियल बैरियर को। इज इक्वल टू 1 to 1.5 वोल्ट, ये डिपेंड करता है कि हम कितना अप्लाइड वोल्टेज हम कितना वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं। तो ये ऑप्शन सही नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या? कि ये कैंसिल कर देता है पोटेंशियल बैरियर को। आपको हमने समझाया था कि जब हम लोग किसी जंक्शन को फॉरवर्ड बायस में जोड़ते हैं तो उससे डिप्लेशन जो लेयर है उसकी थिकनेस कम हो जाती है, यानी जो हमारा पोटेंशियल बैरियर है वो कैंसिल हो जाता है अगर हम लोग फॉरवर्ड बायस की बात करते हैं तो, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं। इसमें लिखा है इन अ वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पीएन जंक्शन रिवर्स बायसिंग रिजल्ट। रिवर्स बायसिंग से क्या होता है? करंट बैरियर बढ़ जाता है जंक्शन के अकॉर्डिंग, फ्लो ऑफ करंट नहीं होता लार्ज। तो ये तो हम जानते हैं कि रिवर्स बायसिंग में करंट नहीं होता, लेकिन थोड़ा बहुत हमें जो करंट देखने के लिए मिलता है वो कौन सा करंट होता है? लीकेज करंट होता है, ठीक है। तो हमें लीकेज करंट देखने के लिए मिलता है किस केस में? जब हमारा पीएन जंक्शन किसी रिवर्स बायसिंग में जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 को।
फिर से रिवर्स बायसिंग का एक क्वेश्चन है। रिवर्स बायसिंग में क्या लिखा है, लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो, बहुत बड़ा करंट फ्लो होता है, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। पोटेंशियल बैरियर अक्रॉस द जंक्शन बढ़ जाता है, ये मान सकते हैं, बट कोई और ऑप्शन भी देखते हैं। डिप्लेशन लेयर बढ़ जाती है, ये भी बात सही है, ठीक है। नो करंट फ्लो, इससे करंट भी फ्लो नहीं होता। तो यहां तो हम लोग को काफी सारे ऑप्शन सही लग रहे हैं। डिप्लेशन लेयर रेजिस्टेंस इंक्रीज, डिप्लेशन लेयर रेजिस्टेंस इंक्रीज, ये भी ठीक है, कोई करंट फ्लो नहीं होता है। चलो इसमें सही जो सबसे सही ऑप्शन लग रहा है वो ए है। वैसे ये भी हो सकते हैं, बट यहाँ पर जो सही ऑप्शन लग रहा है वो ये बी लग रहा है कि पोटेंशियल बैरियर जो होता है वो जंक्शन के दोनों तरफ क्या होता है, बढ़ जाता है, पोटेंशियल बैरियर बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन के साथ हम लोग चलेंगे, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 को रीड करेंगे। जेनर डायोड, जेनर डायोड का काम क्या होता है मैं आपको समझाया था, तो एक बार आप लोग इन ऑप्शंस को देख के समझने की कोशिश करेंगे कि जेनर डायोड करता क्या है। तो हमने आपको बताया था जेनर डायोड जो होता है, हम थोड़ा सा आपको समझा देते हैं। जेनर डायोड जो होता है ये स्पेशली इस केस के लिए डिजाइन किया जाता है जहां पर रिवर्स बायसिंग की प्रोसेस होती है। तो रिवर्स बायसिंग केस में जो हमें ब्रेक डाउन वोल्टेज मिलता है, उस वोल्टेज में कौन काम करता है, ये जेनर डायोड काम करता है। इसको इस तरीके से डिजाइन किया जाता है। तो इसका मेन काम है स्टेबलाइजेशन का। ये क्या करता है, ये चीजों को स्टेबलाइज करने का काम करता है, ठीक है। तो इसका यूज किसके लिए होता है, स्टेबलाइजेशन के लिए होता है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। तो क्वेश्चन नंबर 36 को रीड करेंगे। फिल्टर सर्किट, थोड़ा सा याद करो फिल्टर सर्किट के बारे में क्या बताया था, उसके लेवल पे आपको, उसके बेसिस पे आपको ये क्वेश्चन के आंसर देना, इस क्वेश्चन का आंसर देना है। चलो देखते क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 36 में। लिखा है फिल्टर सर्किट क्या करता है। तो फिल्टर सर्किट एलिमिनेट करता है एसी कंपोनेंट को, ये डीसी कंपोनेंट को एलिमिनेट करता है, ये एलिमिनेट ही नहीं करता, ये नन ऑफ दीज। तो हमने आपको समझाया था कि जब हम लोग एक ट्रांजिस्टर या एक रेक्टिफायर को जब हम यूज करते हैं, तो रेक्टिफायर क्या करता है, एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट तो कर देता है, बट वो अलग अलग हमें उसमें एक ग्राफ देखने को मिलता है। और उसमें हम लोग क्या करते हैं, एक फिल्टर सर्किट का यूज करते हैं। तो फिल्टर सर्किट क्या करता है, जो हमारे एसी कंपोनेंट्स हैं उनको एलिमिनेट कर देता है। क्या करता है, उनको एलिमिनेट कर देता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। इसके बाद चलते हैं आगे। इसका ऑप्शन सही कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया। अब बढ़ते हैं आगे। तो 36 के बाद क्वेश्चन नंबर 37 को आप लोग देखेंगे एक बार। वो 37 को अगर हम लोग देखते हैं तो 37 में हमें क्या दिया है, लिखा है जंक्शन डायोड में जो IT रेशियो फॉरवर्ड करंट IF लिखा है, सॉरी, और रिवर्स करंट का जो रेशियो होता है ये क्या होता है। तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, ये इसका रेशियो रहा, ठीक है, E की पावर EV/KT - 1, ये रहा इसका रेशियो, ठीक है। तो ये पिछली क्लास में देखा गया था कि अगर हम लोग IT और IF और IR का रेशियो निकालें तो क्या आता है, E की पावर EV/KT, EV/KT - 1। तो ये रिलेशन होता है IF एंड IR में, रिवर्स करंट और फॉरवर्ड करंट में। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 को। 38 को समझने की कोशिश करेंगे हम लोग।
क्या लिखा है 38 में? लिखा है इन अ सेमीकंडक्टर डायोड द बैरियर पोटेंशियल ऑफर्स अपोजिशन टू। एक सेमीकंडक्टर में जो बैरियर पोटेंशियल होता है ये क्या ऑफर करता है? ऑफर अपोजिशन किसके अपोजिट ये रहता है, हम ये कह सकते हैं, ठीक है। तो होल्स इन पी रीजन्स ओनली, होल्स इन पी रीजन्स ओनली, free electrons in n region only, majority charges in both region, majority as well as minority charges in both region। देखो पोटेंशियल बैरियर का काम हमने आपको बताया था कि जब हम पीएन जंक्शन बनाते हैं तो कुछ होल्स पी से एन टाइप एन की साइड पहुंच जाते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन एन से पी टाइप की तरफ आ जाते हैं, लेकिन ये कंटिन्यू नहीं चलता। क्यों नहीं चलता? क्योंकि इनके डिफ्यूजन को कोई रोकने वाली चीज है। एक अपोजिशन जो क्रिएट करता है वो कौन होता है? वही होता है बैरियर पोटेंशियल। तो ये बेसिकली करता क्या है? ये करता है कि जो हमारे मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं दोनों ही क्षेत्र में, दोनों ही रीजन में जो मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं इनको रोकने का काम करता है। ये तो सारे डिफ्यूज हो जाएंगे, है ना। तो इस चीज को ही रोकता है। चलो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 39, इसको देखेंगे हम लोग। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 39 है, क्या लिखा है? एक पीएन जंक्शन में पोटेंशियल ऑफ पी एंड एन साइड बिकम हायर अल्टरनेटली। पहले पी ज्यादा होगा, फिर एन ज्यादा होगा, फिर एन ज्यादा होगा, एन पहले पी ज्यादा होगा, फिर एन कम होगा, है ना। उसके बाद एन ज्यादा होगा, पी कम होगा, यानी पी कम ज्यादा हो रहा है, एन कम ज्यादा हो रहा है। ऐसा चलता है? ऐसा तो कुछ भी नहीं है ना। The P side is at higher electric potential than N side। P का पोटेंशियल N साइड से ज्यादा होता है। ये ऑप्शन सही हो सकता है, बट हम और भी देखते हैं। N साइड इज एट हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देन P। ऐसा तो होता ही नहीं है, तो रिवर्स बायस हो गया, है ना। बोथ P एंड N साइड आर सेम पोटेंशियल। सेम पोटेंशियल होगा जब भी करंट फ्लो नहीं होगा। तो सही ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये सही ऑप्शन क्या है कि P साइड हायर पोटेंशियल पे होगी एज कंपेयर टू N साइड। चलो इसके बाद हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 40 को। तो क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 40 में? बैरियर पोटेंशियल ऑफ अ पीएन जंक्शन डायोड डज नॉट डिपेंड। जो बैरियर पोटेंशियल होता है पीएन जंक्शन डायोड का, वो किस पे डिपेंड नहीं करता है। तो हमें पता है बैरियर पोटेंशियल डोपिंग डेंसिटी पे तो डिपेंड करता है, डायोड की डिजाइन पे डिपेंड नहीं करता है। डायोड की डिजाइन किस तरीके से डिपेंड नहीं करता। और देखते हैं टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है और फॉरवर्ड पे भी डिपेंड करता है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पीएन जंक्शन डायोड में जो बैरियर पोटेंशियल होता है वो डायोड की डिजाइन पर निर्भर नहीं करता, उस पर डिपेंड नहीं करता। इस चीज का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 पे। क्या लिखा है 41 में? 41 को देखते हम लोग। तो 41 में क्या लिखा हुआ है
कि रिवर्स बायस अप्लाइड टू अ जंक्शन डायोड, जो रिवर्स बायस है इसको हम जंक्शन डायोड में अगर अप्लाई करें तो इंक्रीज द माइनॉरिटी कैरियर करंट, ये माइनॉरिटी करंट कैरियर को इंक्रीज कर देता है। दूसरा लिखा हुआ है लोअर द पोटेंशियल बैरियर, पोटेंशियल बैरियर को कम कर देता है। तो भाई लोअर पोटेंशियल बैरियर कब होता है, ये तो होता है फॉरवर्ड बायस के केस में होता है, तो कैंसिल ही कर देंगे। रेज द पोटेंशियल बैरियर, यानी पोटेंशियल बैरियर को बढ़ा देता है, ये ऑप्शन सही है। फिर भी एक बार डी को देख लेते हैं, इंक्रीजेस द मेजॉरिटी कैरियर करंट, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो ये क्या करता है, पोटेंशियल बैरियर क्या करता है, जो हमारे जंक्शन डायोड में रिवर्स बायस अगर अप्लाई है तो वो पोटेंशियल बैरियर को बढ़ा देता है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 को। 42 को देखते हैं। इस पीडीएफ को हम आपके ग्रुप में डलवा देंगे, तो वहां से इन क्वेश्चंस को एक बार और सॉल्व कर सकते हो। तो ये हम आपको किसी वीडियो के साथ इस सीट को भी हम आपके ग्रुप में इसको आज हम डलवा देंगे। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या लिखा है। एक फॉरवर्ड बायसिंग है पीएन जंक्शन की। द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू पी साइड, भाई फॉरवर्ड में पी को पी टाइप से जोड़ा जाता है और डिप्लेशन लेयर थिक हो जाती है। नहीं, ऐसा नहीं, ये पहला स्टेटमेंट तो सही लिखा कि पॉजिटिव टर्मिनल को पी साइड से जोड़ा जाएगा, लेकिन डिप्लेशन लेयर रीजन जो है वो थिक नहीं होता, वो थिन हो जाता है, पतला हो जाता है। द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इज कनेक्टेड टू एन साइड, ये तो रॉन्ग हो गया, यहीं पे रॉन्ग हो गया। द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू एन साइड, ये भी रॉन्ग है। द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू पी साइड एंड द डिप्लेशन रीजन बिकम थिन, ये ऑप्शन सही है, ठीक है। तो जब हम एक पीएन जंक्शन डायोड को फॉरवर्ड बायस में जोड़ते हैं तो फॉरवर्ड बायस में जोड़ने की कंडीशन क्या बताई थी हमने आपको कि पी टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल से, एन टाइप को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा जाएगा, साथ में जो डिप्लेशन रीजन होगा वो थिन हो जाएगा, पतला हो जाएगा, ना कि थिक होगा। थिक किसके केस में होता है, रिवर्स बायस के केस में होता है। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर डी, इसका सही ऑप्शन हो गया, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 43। तो देखते हैं 43 में क्या लिखा है। व्हेन अ पीएन जंक्शन डायोड इज फॉरवर्ड बायस, जब कोई पीएन जंक्शन हमारा फॉरवर्ड बायस में होता है तब क्या होता है, बोथ द डिप्लेशन रीजन एंड बैरियर पोटेंशियल रिड्यूस, पोटेंशियल बैरियर पोटेंशियल भी कम हो जाता है, डिप्लेशन रीजन भी सही हो जाता कम हो जाता है। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है। फिर भी एक बार अदर ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। डिप्लेशन रीजन बढ़ जाता है, रॉन्ग है। डिप्लेशन रीजन कम हो जाता है, बिल्कुल सही है। लिखा है बैरियर हाइट बढ़ जाती, नहीं, ऐसा भी नहीं है। बोथ द डिप्लेशन रीजन एंड बैरियर हाइट आर इंक्रीज, भी रॉन्ग है। तो सही ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन कि पीएन जंक्शन डायोड जब फॉरवर्ड बायस में होता है तो डिप्लेशन रीजन और बैरियर पोटेंशियल दोनों की वैल्यू रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44।
हाँ 44 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या लिखा है? 44 में दिया है द कॉज ऑफ पोटेंशियल बैरियर इन अ पीएन जंक्शन डायोड। जो पोटेंशियल बैरियर होता है पीएन जंक्शन डायोड में, इसका कॉज क्या, किस कारण से बनता है? तो डिप्लेशन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस नियर द जंक्शन, पॉजिटिव चार्जेस जंक्शन के पास आ जाते हैं, तो केवल तो पॉजिटिव नहीं आते। कंसंट्रेशन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस नियर द जंक्शन, ये भी ठीक नहीं लग रहा है मैं तो। डिप्लेशन ऑफ नेगेटिव चार्जेस नियर द जंक्शन, ये भी ठीक नहीं है। कंसंट्रेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस नियर द जंक्शन, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हमारे दोनों जाके होते हैं, तब जाके हमारा क्या बनता है? बैरियर पोटेंशियल बनता है। उसका सही ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। देखो जिन्होंने भी ये थ्योरी क्लासेस ली होंगी उनको ये सारे क्वेश्चंस 1 सेकंड के अंदर वो अंदर जवाब दे सकते हैं। केवल हमें ऑप्शन को देखना है, क्वेश्चन को देखना है, और विद इन 5 to 10 सेकंड आप इसका आंसर दे दोगे कि किस ऑप्शन को हम इस क्वेश्चन के लिए सही माने, अगर आपने थ्योरी पढ़ी है तो। ठीक है, अगर आपने नहीं पढ़ी तो हम यही कहेंगे पहले आप थ्योरी क्लासेस लें, उसके बाद जाके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 45, 46 और 47 तीन क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं और इन तीनों के आपको आंसर देने हैं। चलो तो देखते हैं क्वेश्चंस को। आई होप आपने इनको आंसर देने की कोशिश की होगी। क्वेश्चन नंबर 45 को देखें तो क्या लिखा है? द रेशियो ऑफ फॉरवर्ड बायस टू रिवर्स बायस रेजिस्टेंस फॉर पीएन जंक्शन डायोड इज। फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस रेजिस्टेंस में पीएन जंक्शन के लिए रेशियो क्या होता है, फॉरवर्ड के लिए और रिवर्स के लिए? देखो ये तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता सी? क्योंकि ये 10,000 है और ये 1 है, तो ऐसा थोड़ी होगा कि फॉरवर्ड में रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा रिवर्स में कम होगा। ये तो हो नहीं सकता, उल्टा पॉसिबल। ये पॉसिबल हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, बट ये ऑप्शन सही है क्योंकि रिवर्स जो फॉरवर्ड बायस होता है उसमें रेजिस्टेंस बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू द रिवर्स बायस। तो सही रेशियो होगा 10⁻⁻⁴ रेशियो 1। ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 को। 46 को अगर हम लोग देखें तो इसमें लिखा है इन द मिडिल ऑफ द डिप्लेशन लेयर ऑफ अ रिवर्स बायस। अगर रिवर्स बायस की बात करें, रिवर्स में P को N से जोड़ते हैं, N को P से जोड़ते हैं, उस केस में जो डिप्लेशन लेयर की जो बीच वाला पार्ट है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या जीरो होती है? कैसे होगी जीरो? भाई बैरियर पोटेंशियल है, जहाँ पोटेंशियल डिफरेंस होगा वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये तो हो नहीं सकता। और रिवर्स बायस में तो हमें पता है कि पोटेंशियल बैरियर मैक्सिमम होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसे होनी चाहिए? मैक्सिमम। पोटेंशियल मैक्सिमम होता है, अब कौन सा पोटेंशियल ये इन्होंने मेंशन नहीं किया, तो हम यहाँ पे सही क्या मान के चलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? मैक्सिमम होगी। ठीक है, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की, तो लिखा है ब्रिज टाइप रेक्टिफायर यूजेस। जो ब्रिज टाइप रेक्टिफायर्स होते हैं, रेक्टिफायर्स क्या होता है मैंने आपको समझाया था, एक ऐसी डिवाइस
जो रेक्टिफिकेशन का काम करती है। रेक्टिफिकेशन मतलब जिसमें हम लोग एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करने का काम करते हैं, वो एक रेक्टिफायर कहलाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना रेक्टिफायर में जो डायोड्स यूज किए जाते हैं, ब्रिज टाइप रेक्टिफायर में कितने डायोड्स होते हैं, तो वो 4 डायोड्स होते हैं। ठीक है, कितने डायोड्स होते हैं? 4 डायोड्स होते हैं, इनको हमें ध्यान रखना है। 47 के बाद हम लोग चलेंगे 48 पे, 49 दोनों क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। 48 को सॉल्व करना है, 49 को सॉल्व करना है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 और 49 को हम लोग। ठीक है, 48 में क्या लिखा है? द रिवर्स वैल्यू ऑफ आउटपुट डायरेक्ट करंट इन अ हाफ वेव रेक्टिफायर। जो एवरेज वैल्यू होती है, द एवरेज वैल्यू ऑफ आउटपुट डायरेक्ट करंट इन अ हाफ वेव रेक्टिफायर। तो हमें पता है कि जो आउटपुट हमें करंट मिलता है वो क्या मिलता है? 2I0 अपॉन पाई मिलता है। ठीक है, लेकिन हाफ वेव में चाहिए तो उसको हम आधा कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? केवल I0 बाय पाई। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपने वैल्यू पढ़ी होगी जब आपने अल्टरनेटिंग करंट जो है पढ़ा होगा, तब इस चीज के बारे में आपने स्टडी की होगी। ठीक है, अब 49 में क्या दिया? द एवरेज वैल्यू ऑफ आउटपुट डायरेक्ट करंट इन अ फुल वेव। तो फुल वेव में क्या करो? इसका डबल कर दो, तो I0 बाई पाई का डबल क्या हो जाएगा? 2I0 बाई पाई। ये इसका सही ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो ये 48 और 49 को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, और अब चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चंस पे। हाँ, तो अगले दो हमारे क्वेश्चन हैं 50 एंड 51, इन दोनों को सॉल्व करेंगे।
तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 और 51 को। 50 में क्या लिखा है, इन अ हाफ वेव रेक्टिफायर द आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी कंपोनेंट ऑफ द वेव इज। तो बोला हाफ वेव रेक्टिफायर में जो आरएमएस वैल्यू होती है एसी कंपोनेंट की वो किसके बराबर होती है, तो वो डीसी से ज्यादा होती है। ऑब्वियसली बात है, क्योंकि आपको पता है कुछ एसी सिग्नल तो हमारे खत्म हो जाते हैं। हाफ वेव में क्या होगा कि जब इस तरीके से हम देखेंगे, ये साइकिल चलती है हमारी किसमें, इनपुट वाली, आउटपुट की कौन सी होगी, ये होगी, ये होगी, फिर ये होगी, ऐसे ही होता है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, तो आरएमएस मतलब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जो होती है एसी कंपोनेंट की वो डीसी वैल्यू से ज्यादा होती है। ठीक है, इसके बाद हम देखें अगर क्वेश्चन नंबर 51 को, तो 51 यहाँ से ट्रांजिस्टर के क्वेश्चन चालू हो गए। ट्रांजिस्टर के क्वेश्चंस में हम देखें क्या लिखा हुआ है, एमीटर हैज द लीस्ट कंसंट्रेशन ऑफ इम्प्योरिटी। हमने आपको बताया था कि 3 पार्ट होते थे ट्रांजिस्टर में, एमीटर, बेस एंड कलेक्टर। एमीटर सबसे ज्यादा डोप्ड होता था, हाईली डोप्ड था ये आपका जो बेस होता था इसको एक बहुत कम लाइटली डोप्ड करते थे, और जो ये होता था ये आपका एक तरीके से हम इसको मान सकते हैं कि इसकी डोपिंग इन दोनों से एमीटर से ज़्यादा लेकिन बेस से एमीटर से कम लेकिन बेस से ज़्यादा होते थे, मॉडरेटली हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो एमीटर जो था, एमीटर वो हाईली डोप्ड होता है, बेस लीस्ट डोप्ड होता है, जबकि जो हमारा कलेक्टर होता है ये मॉडरेटली डोप्ड होता था। ठीक है, ये हम लोगों ने समझा हुआ था। तब देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। एमीटर लीस्ट डोप्ड होगा, नहीं ये तो हाईली डोप्ड होता है। कलेक्टर लीस्ट होगा, नहीं ये तो मॉडरेटली होता है। बेस लीस्ट होगा, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी में लिखा हुआ है कि बेस जो है वो लीस्ट कंसंट्रेशन होती है इसमें इम्प्योरिटी, यानी यही ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। ठीक है, चलो चलते हैं अब अगले 2 क्वेश्चंस पे। - 52, 53, 54 इन 3 क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। चलो देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या लिखा है, लिखा है करंट गेन इन कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन इज मोर देन 1 बिकॉज। जो करंट गेन होता है कॉमन एमीटर में, ऐसा क्यों होता है, तो देखो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए कि कलेक्टर में करंट बेस से कम होता है। हमने आपको कलेक्टर करंट, बेस करंट और एमीटर करंट के बारे में जानकारी दी थी कि किस तरीके से ये इनकी डायरेक्शन क्या होती है और किसकी वैल्यू कम या ज्यादा होती है, इसके बारे में हम लोगों ने पिछले क्लासेस में समझा हुआ है। तो कलेक्टर करंट बेस से कम होगा तो रॉन्ग है, कलेक्टर करंट एमीटर से कम होगा ये भी रॉन्ग है। ठीक है, कलेक्टर करंट एमीटर, एक मिनट ये क्या लिखा है,
कलेक्टर एमीटर से कम होगा, कलेक्टर एमीटर से ज्यादा होगा, कलेक्टर बेस, तो ये तो कंफर्म है, ये जो कलेक्टर करंट होगा ये हमारा बेस से क्या होगा, ज्यादा होगा, तो यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कलेक्टर करंट जो होता है वो हमेशा बेस करंट से क्या होता है, बेस करंट से हमेशा ये ज्यादा होता है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं 53 पे, क्या लिखा है, करंट गेन इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन इज लेस देन 1। करंट गेन जो है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में 1 से कम होगा, कब होगा 1 से कम, तो यहां पर ये वाला पार्ट हमारा आ जाएगा, जब हमारा कलेक्टर करंट एमीटर करंट से कम होगा, ठीक है। अगर ये वाला केस हुआ तब भी पॉसिबल नहीं है, वैल्यू 1 या उससे बड़ी आएगी, इसमें 1 या उससे बड़ी आएगी, उसमें 1 या उससे बड़ी आएगी, तो ये इनके सही ऑप्शन हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की, ऑपरेटिंग पॉइंट ऑफ अ ट्रांजिस्टर इज, जो ऑपरेटिंग पॉइंट है ट्रांजिस्टर में वो किस पे काम करते हैं, जीरो सिग्नल ऑफ VCC एंड IB, भाई इस पे तो काम करेंगे नहीं, अगर जीरो सिग्नल होगा बेस करंट पे तो करंट फ्लो ही नहीं होगा। जीरो सिग्नल वैल्यू ऑफ IC पे भी जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। जीरो सिग्नल वैल्यू ऑफ VCC, इस पे भी नहीं होगा। जीरो सिग्नल वैल्यू ऑफ IC एंड VCE, कलेक्टर एमीटर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हो, और यहाँ पे IC ये जीरो सिग्नल होगा तो हमें करंट देखने के लिए मिल सकता है, यानी इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे और अगले 3 क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 55, 56 एंड 57 तो नहीं दिख रहा, तो पहले हम 2 करते हैं, 55 और 56 को, ठीक है। तो ट्राई करेंगे 55 और 56 को सॉल्व करने का। आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करना, कहीं आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको उसका और भी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन चाहिए, आप हमें पर्सनली इसको भेज सकते हो या ग्रुप में आप उसको डाल सकते हो उस क्वेश्चन नंबर को। हम उस क्वेश्चन नंबर का जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको और भी ज़्यादा डिटेल में भेज देंगे। अगर आपको लगता है कि ये ऑप्शन सही है, अगर हमें प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं मिल पा रहा या हम इससे सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे, तो आप उस क्वेश्चन को हमसे दोबारा पूछ सकते हो, हम इसको और भी ज़्यादा डिटेल डिस्कशन देंगे। तो वो अगर हम एक क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा डिटेल में स्टडी करेंगे तो फिर हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत कम हो पाएंगे, ठीक है। तो हमारा प्रयास ये रहता है कि हम आपको शॉर्ट जानकारी दें, और ये डिटेल में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिन्होंने थ्योरी पढ़ी उन बच्चों को पता होगा। फिर भी अगर आपको लगता है कि इस क्वेश्चन की हमें और भी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो हम आपको उसके लिए फिर वो क्वेश्चन आपको हमारे पास भेजना पड़ेगा। आप इस जो आपका ग्रुप बना हुआ है कोचिंग का, उस कोचिंग के ग्रुप में आप भेज सकते हो, या वहाँ से आप हमें पर्सनली सेंड भी कर सकते हो, ठीक है। तो इन 2 क्वेश्चंस को देखते हैं। इन 2 क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 55 को देखेंगे। जो ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर इज एसेंशियली, जो ट्रांजिस्टर है किसके लिए जरूरी है, अ करंट ऑपरेटेड डिवाइस के लिए जरूरी है, ठीक है। ये पावर ड्राइवन डिवाइस के लिए जरूरी है, ये वोल्टेज ऑपरेटेड डिवाइस के लिए जरूरी है, ये रेजिस्टेंस ऑपरेटेड डिवाइस के लिए जरूरी है। तो ये एसेंशियली है रेजिस्टेंस ऑपरेटेड। आपने देखा है ट्रांजिस्टर में, हम लोग देखते हैं जो ट्रांजिस्टर होता है इसमें ये ऐसा स्विच का काम करता है ना, स्विच, और स्विच का काम ऑन एंड ऑफ के लिए होगा। तो ऑन कब होगा, जब रेजिस्टेंस कम होगा, ऑफ कब होगा, जब रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो रेजिस्टेंस ऑपरेटेड डिवाइस के लिए ये वर्क करता है, यानी इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 55 का सही ऑप्शन हो जाएगा इसका डी वाला, ठीक है। इसके बाद लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 56 को देखेंगे कि जो एम्पलीफायर्स होते हैं, तो एम्पलीफायर जो होते हैं, एम्पलीफायर में भी, एम्पलीफायर मल्टी स्टेज हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, मल्टी स्टेज काम कर सकता है, सिंगल स्टेज हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो फिर 2 ऑप्शन सही, कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, कि ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है, बोथ ए एंड बी दोनों करेक्ट है। यानी जो एम्पलीफायर एक मल्टी स्टेज की तरह और सिंगल स्टेज की तरह क्या कर सकता है, वर्क कर सकता है, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं इसके बाद आगे वाले क्वेश्चन पे, 57, 58 और 59। इन 3 क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है।
चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 में क्या लिखा है, कॉमन एमीटर सर्किट में जो करंट गेन होता है, कॉमन एमीटर सर्किट में, ध्यान रखना कॉमन एमीटर सर्किट में जो करंट गेन होता है वो सबसे ज्यादा होता है। तो कौन सा ऑप्शन है, जीरो तो होता नहीं है। देखो सेम एज इन द अदर कॉन्फ़िगरेशन, जैसा और लोगों के साथ होता है, नहीं करंट एमीटर कॉमन एमीटर सर्किट है ना ये, तो कॉमन एमीटर सर्किट बोल रहे हैं कि कॉमन एमीटर सर्किट में जो करंट गेन है वो सभी में जैसा होता है, बेस में जो होगा, कलेक्टर में जो होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, सभी में सेम नहीं होता। लोएस्ट तो कभी होते नहीं है। करंट एमीटर सर्किट में करंट जो गेन होता है वो सबसे ज्यादा होता है। ये ऑप्शन नंबर डी सही हो, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इज द करेक्ट वन, ठीक है। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 58, इन कॉमन बेस सर्किट। अब कॉमन बेस सर्किट की बात करें तो ध्यान रखना जो आउटपुट रेजिस्टेंस है वो मॉडरेट होता है। कैसा होता है, मॉडरेट, या तो ना तो बहुत ज्यादा होगा ना बहुत कम होगा, ठीक है, क्योंकि हाईली डोप्ड क्या बोलते हैं, लाइटली डोप्ड उसको किया जाता है, किसको, बेस सर्किट को, ठीक है। तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा ना तो हाई होता है ना बहुत ज्यादा लो होता है, मॉडरेट रहता है, ठीक है। अगर हम 59 को देखें, क्वेश्चन नंबर 59 को देखें तो लिखा है इन कॉमन कलेक्टर सर्किट वोल्टेज गेन। अगर हम कलेक्टर की बात करें, ठीक है, अगर हम लोग कलेक्टर की बात करें तो जो हमारा वोल्टेज गेन होता है कलेक्टर में, ये भी कैसा होता है, वेरी हाई होता है, ठीक है। तो वोल्टेज गेन कलेक्टर में कैसा होगा, बहुत हाई होता है, जबकि जो करंट गेन होता है वो एमीटर कॉमन एमीटर सर्किट में सबसे ज्यादा हाई होता है। तो इन दोनों के बारे में आपको जानकारी ध्यान रखनी है कि अगर हमारा करंट गेन है तो किसमें मैक्सिमम होगा, एमीटर सर्किट में मैक्सिमम होगा, जबकि जो वोल्टेज गेन है वो किसमें सबसे ज्यादा होगा, वो हमारा क्या बोलते हैं, कॉमन कलेक्टर वाला जो सर्किट होगा वहां पे सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं आगे और जो अगले क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो दो क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर दिख पा रहे हैं क्या, नहीं, पहले 60 को देखते हैं, ठीक है। पहले क्वेश्चन नंबर 60 को समझते हैं। 60 में क्या लिखा हुआ है इसको देखते हैं। तो 60 में लिखा है एक ट्रांजिस्टर में बोथ एमीटर एंड कलेक्टर सेम लेंथ के होते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ध्यान रखना है, ट्रांजिस्टर एमीटर और कलेक्टर की लेंथ में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। एमीटर थोड़ा सा ज्यादा होता है जबकि कलेक्टर जो है थोड़ा सा कम थिक होता है। लेंथ ऑफ एमीटर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ कलेक्टर, जो एमीटर की लेंथ है वो ग्रेटर होती है कलेक्टर से, हाँ ये हो सकता है। फिर भी आगे ऑप्शन देखते हैं। लेंथ ऑफ कलेक्टर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एमीटर, जो कलेक्टर की लेंथ होगी वो एमीटर से ज्यादा होगी, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। एनी वन ऑफ द एमीटर एंड कलेक्टर कैन हैव ग्रेटर लेंथ, किसी की भी लेंथ ग्रेटर हो सकती है, तो ऐसा भी होगा। सही ऑप्शन कौन सा माना जाएगा, ऑप्शन नंबर बी माना जाएगा, जिसमें एक एमीटर की जो लेंथ होती है वो कलेक्टर से हमेशा कैसे होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है। इसका सही ऑप्शन क्या होगा 60 वाले का, ऑप्शन नंबर आपका यहां पर बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 में लिखा हुआ है इन अ ट्रांजिस्टर। अगर हम ट्रांजिस्टर की बात करें तो लिखा है बोथ एमीटर एंड कलेक्टर हैव सेम लेंथ, दोनों की लेंथ सेम होती है। तो ध्यान रखना है यहाँ पे कलेक्टर जो होता है ना, कलेक्टर की जो लेंथ होती है वो थोड़ी सी एमीटर से ज्यादा होती है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, लेंथ ऑफ एमीटर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ कलेक्टर, ये तो रॉन्ग हो जाएगा। एमीटर की लेंथ ज्यादा नहीं होती बल्कि कलेक्टर की लेंथ थोड़ी सी ज्यादा होती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 61 62, इन दोनों को देखने की कोशिश करते हैं। तो 61 62 को आपको देखना है, 61 62 का आंसर देने की आप लोग कोशिश करेंगे।
चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61 को। तो अगर हम 61 को देखें तो 61 में क्या लिखा है कि एक ट्रांजिस्टर में जो बेस है वो क्या होता है। अब बेस क्या है, कंडक्टर ऑफ लो रेजिस्टेंस। तो पहली बात तो बेस कंडक्टर होते ही नहीं है, चाहे कलेक्टर हो, चाहे बेस हो, चाहे एमीटर हो, ये तीनों के तीनों सेमी कंडक्टर्स होते हैं। अब कंडक्टर ऑफ हाई रेजिस्टेंस, फिर से वही बात, कंडक्टर तो होता ही नहीं है, ये इंसुलेटर भी नहीं होता। क्या होता है, एक एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर होता है। क्यों होता है एक्सट्रिंसिक, क्योंकि हमने बताया है कि जो बेस है उसमें लाइटली उसकी डोपिंग की जाती है, और जिसमें डोपिंग होती है वो क्या बन जाता है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन जाता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद एकदम 62 को क्या लिखा है, नेगेटिव फीडबैक। जो एक मिनट, क्या लिखा है इसमें, नेगेटिव फीडबैक। जो नेगेटिव फीडबैक है, ये फीडबैक ये क्या करता है, स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, कम करता है, प्रोड्यूस ऑसिलेशन करता है, या स्टॉप करंट, ट्यूब में करंट को रोक देता है। तो ध्यान रखना, इसको याद करना है कि जो नेगेटिव फीडबैक है ये स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है। ठीक है, स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है। इस वाला टॉपिक आई थिंक हम लोगों का थोड़ा सा छूटा हुआ है, तो ट्राई करेंगे इसको नेक्स्ट क्लास में, ये वाला टॉपिक हमको करा देंगे। ठीक है, ये टॉपिक हमको करा देंगे, आई थिंक ये छूटा हुआ है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 और 64 दोनों दिख रहे हैं कि एक साथ? हाँ, दोनों हम देख सकते हैं स्क्रीन पर, और हमें दोनों क्वेश्चंस के आंसर देना है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट इन क्वेश्चंस में क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर हम 63 को देखते हैं। तो 63 में क्या लिखा है, द पार्ट ऑफ अ ट्रांजिस्टर विच इज मोस्ट हैवीली डोप्ड टू प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स। हाईली डोप्ड किसको किया जाता है, तो हमने आपको बताया था एमीटर इसका सही ऑप्शन होगा। बेस को हम लोग लाइटली डोप्ड करते हैं, जबकि जो हमारा कलेक्टर होता है उसको हम लोग मॉडरेटली डोप्ड करते हैं। तो सही ऑप्शन क्या होगा, एमीटर। 64 में हम लोग देखें क्या लिखा है, जो कॉमन बेस एम्पलीफायर है इसमें जो फेज डिफरेंस होता है हमारा इनपुट सिग्नल वोल्टेज में और आउटपुट सिग्नल वोल्टेज में, इसमें फेज डिफरेंस कितने का होता है, क्या वो 180 का होता है, क्या वो π/4 का होता है, क्या वो एक ऑप्शन और कह दिया π/2 का होता है, वो 0 का होता है। ध्यान रखना, जब भी हम लोग एम्पलीफायर का यूज करते हैं तो यहाँ पे हमें कोई भी फेज डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलता। जब कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होगा तो आंसर क्या होना चाहिए, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। तो यहां पर क्या होगा, एमीटर, यहां पे क्या होगा, 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 को। काफी बड़ा क्वेश्चन है ये 65। चलो हम एक काम करते हैं, इस 65 को हम रीड करते हैं। ठीक है, क्योंकि एक बार मैं स्क्रीन पे देख नहीं रहा। अच्छा, इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं।
65, हाँ अभी आई थिंक ये विजिबल होना चाहिए। ये 65, क्वेश्चन नंबर 65 में क्या दिया है इसको हम देखते हैं। 65 में लिखा है कि जो करंट गेन होता है बीटा, हमने आपको समझाया था अल्फा बीटा क्या रिलेशन होता है इनमें। द करंट गेन बीटा मे बी डिफाइंड एज, इसको कैसे डिफाइन करें, द रेशियो ऑफ चेंज इन कलेक्टर करंट टू द चेंज इन एमीटर करंट। देखो कलेक्टर मीटर में तो हम लोग इसको यूज नहीं करते, उसमें तो हम अल्फा को यूज करते हैं, ठीक है। द रेशियो ऑफ चेंज इन कलेक्टर करंट टू द चेंज इन बेस करंट, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। कलेक्टर करंट और बेस करंट यानी जो IC होता है ये कितने टाइम्स ऑफ IB है, यही करंट गेन कहलाता है, ठीक है। इन अ कॉमन एमीटर सर्किट, इन द रेशियो ऑफ चेंज इन एमीटर करंट टू द चेंज इन बेस करंट बिल्कुल नहीं होगा। द रेशियो इन चेंज इन बेस करंट टू द चेंज इन कलेक्टर करंट ये भी नहीं होगा, ठीक है। तब फिर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, चेंज इन कलेक्टर करंट टू द चेंज इन बेस करंट, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बीटा को क्या लिख सकते हैं, IC अपॉन IB, कलेक्टर करंट टू द बेस करंट का जो रेशियो है इसी को हम क्या बोलते हैं, करंट गेन बोलते हैं, ठीक है। चलो अब बढ़ते हम लोग आगे और अगले क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 66 में क्या लिखा है इसको देखते हैं हम लोग। 66 में लिखा है द ट्रांजिस्टर्स आर यूजुअली मेड ऑफ, जो हमारे ट्रांजिस्टर्स होते हैं ये किससे बने हुए होते हैं, मेटल ऑक्साइड के बने होते हैं। हाई टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है रेजिस्टिविटी का, देखते हैं आगे बढ़ते हैं। मेटल से बने होते हैं, भाई मेटल से तो नहीं बने, कोई मेटल नॉर्मली हमारे क्या होते हैं, कंडक्टर्स होते हैं, जबकि ये तो ट्रांजिस्टर में क्या यूज करते हैं हम लोग, सेमी कंडक्टर यूज करते हैं, तो ये तो नहीं हो सकता। सिर्फ वही चीज यहाँ पे मेटल्स लिखा है, हाँ यहाँ सेमी कंडक्टर लिखा है तो इसको एक बार रीड कर लेते हैं हम। देखा है सेमी कंडक्टिंग मटेरियल्स हैविंग लो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। लो टेम्परेचर कोफिशिएंट नहीं होता, इसमें ध्यान रखना, लो टेम्परेचर कोफिशिएंट नहीं होता रेजिस्टिविटी का, इसमें हाई टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है किसका, रेजिस्टिविटी का। तो मेटल ऑक्साइड से ये बनाए जाते हैं जिसमें जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है रेजिस्टिविटी का वो काफी ज्यादा हाई होता है, ठीक है। तो ये रहा 66 का आंसर। इसके बाद हम लोग देखते हैं 67 को, ठीक है। 67 को इसका आंसर, ये तो इजी सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोगों को देना है 67 का। तो 67 में देखें क्या लिखा है, एक ट्रांजिस्टर जो है इसमें 3 इम्प्योरिटी रीजन्स है। ऑल द 3 रीजन्स हैव डिफरेंट डोपिंग लेवल्स, सभी के अलग अलग डोपिंग लेवल्स हैं। तो इन ऑर्डर टू इंक्रीजिंग डोपिंग लेवल्स, अगर हमें डोपिंग लेवल्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, यानी पहले सबसे छोटा फिर उससे ज़्यादा फिर उससे ज़्यादा, तो कौन सा सही होगा। एमीटर में तो सबसे ज़्यादा होता है, ये तो हो नहीं सकता। सबसे कम किस में होगा, तो बेस में, उससे ज़्यादा कलेक्टर में, उससे ज़्यादा एमीटर में। तो सही ऑप्शन क्या होना चाहिए हमारा, ऑप्शन नंबर डी। जो सबसे कम कंसंट्रेशन होता है डोपेंट्स का वो बेस में होता है, मॉडरेटली कलेक्टर में होता है और हाईली आपका एमीटर में होता है, ठीक है। तो ये 3 सही जो हमें अरेंजमेंट मिल रहा है वो मिल रहा है ऑप्शन नंबर डी में, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही ऑप्शन होगा, ठीक है। इसके बाद चलते हैं कुछ अगले क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 68 को देखते हैं। 68 में क्या लिखा है, देखा है द यूज टू यूज अ ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर एमीटर बेस जंक्शन इज केप्ट इन। अगर हमें एक ट्रांजिस्टर का यूज करना है किसी एम्पलीफायर में, तो एमीटर बेस जंक्शन, हमने आपको बताया था कि आपको याद रखना है कि जो हमारा एमीटर बेस जंक्शन होता है ये हमेशा फॉरवर्ड बायस में होता है, जबकि जो हमारा बेस कलेक्टर जंक्शन होता है ये हमेशा रिवर्स बायस में होता है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो बोले एक्स एंड वाई, तो एक्स किस में होना चाहिए, फॉरवर्ड में, वाई फॉरवर्ड में नहीं, वाई तो रिवर्स में होना चाहिए, ऑप्शन रॉन्ग है। एक्स रिवर्स में नहीं होगा, रॉन्ग है। एक्स रिवर्स में नहीं होगा, रॉन्ग है। एक्स फॉरवर्ड में, वाई रिवर्स में, ये ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही ऑप्शन होगा कि बेस कलेक्टर हमेशा रिवर्स में होता है जबकि बेस एमीटर हमेशा फॉरवर्ड में होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69 को, ठीक है।
तो 69 में क्या लिखा है, व्हेन एनपीएन ट्रांजिस्टर इज यूज्ड एज अ एम्पलीफायर, जब हम एक एनपीएन ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर की तरह यूज करते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम कलेक्टर टू बेस, कलेक्टर से बेस में जाएंगे इलेक्ट्रॉन, भाई ऐसा तो नहीं होता, ये तो उल्टा हो गया। होल्स मूव करेंगे एमीटर से बेस में, ये भी ऐसा नहीं होता, एमीटर से तो इलेक्ट्रॉन जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम बेस टू कलेक्टर, इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो बेस से कलेक्टर में जाएंगे, ऐसा भी नहीं होगा। होल्स मूव करेंगे फ्रॉम बेस टू एमीटर, ये हो सकता है, ठीक है। हमने आपको बताया था लगभग 5% जो हमारे होल्स होते हैं ये बेस से एमीटर में, यानी जो होल्स हैं एमीटर में आपके नेगेटिव चार्जेस हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स में क्या होते हैं, डिफ्यूज हो जाते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए एनपीएन के केस में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलो यहाँ पे कुछ गेट के हमारे पास क्वेश्चन है, इनको और देख लेते हैं हम लोग। जैसे क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 70 में क्या लिखा हुआ है, एन ऑसिलेटर इज नथिंग बट एन एम्पलीफायर, एक ऑसिलेटर क्या है, कुछ और नहीं बल्कि एक एम्पलीफायर होता है, ध्यान रखना, जिसका फीडबैक कैसा होता है, पॉजिटिव होता है ना। इस चीज को हम नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे, अभी आप इसको समझ लो कि ये पॉजिटिव फीडबैक में जो एक एम्पलीफायर है वो एक ऑसिलेटर कहलाता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 71 की। 71 को देखें तो क्या लिखा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए डॉट सी प्लस, देखो डॉट कौन सा गेट होता है, डॉट होता है आपका एंड गेट, है ना, हमने आपको बताया था। और ए बी सी आर इनपुट्स है, तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, तो हम ए और सी मिला है दोनों में, तो हमारा आउटपुट क्या होगा, ए और सी हमारा आउटपुट होगा, ठीक है। ए डॉट सी इसका क्या होगा, आउटपुट होगा, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये लिखा है बूलियन अलजेब्रा y इक्वल टू a प्लस बी, हमने बताया था बूलियन अलजेब्रा में ये रिप्रेजेंट करता है आउटपुट को, जबकि ये रिप्रेजेंट करते हैं इनपुट सिग्नल्स को, ठीक है। तो अगर हम बूलियन अलजेब्रा की बात करते हैं तो यहाँ पे आउटपुट y एग्जिस्ट व्हेन बोथ इनपुट a एंड b एग्जिस्ट। बताओ ये है कौन सा गेट, पहले तो ये देखो ये कौन सा गेट है, ये हमारा और गेट है, कौन सा गेट है, और गेट। तो ये बोल रहा है कि आउटपुट y जब भी आएगा जब बोथ इनपुट a और b आएंगे, ठीक है। आउटपुट y कब आएगा, जब या तो a एग्जिस्ट करे या b एग्जिस्ट करे, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग देखें आगे तो लिखा आउटपुट y एग्जिस्ट करेगा जब या तो a एग्जिस्ट करे या फिर इनपुट b एग्जिस्ट करे, बट नॉट व्हेन बोथ इनपुट्स a और b, जब दोनों, ये तो खैर गलत हो गया। ये क्या कह रहा है सी में, हम एक और ऑप्शन दिखा देते हैं आपको, मतलब y जब भी एग्जिस्ट करेगा जब या तो a एग्जिस्ट करे या फिर b करे, ठीक है, बट नॉट व्हेन बोथ, जब दोनों एग्जिस्ट करें तब आउटपुट नहीं मिलेगा, ये तो बात गलत है, ठीक है। आउटपुट y एग्जिस्ट करेगा जब दोनों एग्जिस्ट करें, बट नॉट व्हेन आइदर इनपुट a और b एग्जिस्ट, यानी y एग्जिस्ट करेगा अगर a इनपुट हो b इनपुट दोनों एग्जिस्ट करें, बट नॉट, लेकिन कब, व्हेन आइदर इनपुट a और b एग्जिस्ट, जब कोई एक एग्जिस्ट करो तब आउटपुट नहीं मिलेगा, ये भी गलत है, ठीक है। तो ये दोनों एग्जिस्ट करें या दोनों में से कोई एक भी करे तो ऑप्शन हमारा सही माना जाएगा, ठीक है। या तो दोनों एग्जिस्ट करें या फिर एग्जिस्ट तो दोनों को करना चाहिए। देखो ऐसा नहीं कि अगर हमें आउटपुट तो देना पड़ेगा, चाहे हम लो आउटपुट दें चाहे हाई आउटपुट दें, हमें आउटपुट तो देना पड़ेगा, इसलिए दोनों का एग्जिस्ट करना जरूरी है, तभी हमें क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा, ठीक है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये बोल रहे हैं कि गेट फॉर विच आउटपुट इज हाई इफ एटलीस्ट वन इनपुट इज लो। ये बोल रहे हैं आउटपुट हाई मिलेगा चाहे आपका एक इनपुट लो हो। कब होता है ये, देखो जैसे उनका ये जीरो है, दोनों जीरो है तो जीरो आएगा। अगर एक हाई है दूसरा लो है तब हमें आउटपुट मिलेगा, एक हाई है दूसरा लो है तब भी आउटपुट मिलेगा, दोनों है तब भी आउटपुट मिलेगा। ये किसके केस में होता है, और के केस में होता है, ठीक है, ए प्लस बी और के केस में ये होता है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 73 हो जाएगा। 74 को देखें तो लिखा है द ट्रुथ टेबल गिवन बिलो इज फॉर विच गेट। जो ट्रुथ टेबल है ये किस गेट की हमें दी हुई है, तो इसको देखते हैं किस गेट की दी है। तो देखो वही चीज जो अभी हमने ऊपर टेबल बनाई इसी को देखते हैं। ये देखो अगर दोनों में से कुछ भी नहीं है, ये तो उल्टा लग रहा है, 0 0 पे 1 है,
तो अगर पहले इसमें देखें, इनको हम उल्टा करके देखें तो 0 0 0 1 होना चाहिए उल्टा करने पर। ऐसा किस में होता है? आपको आउटपुट कब मिलता है? 1। जब दोनों हाई हो तब आउटपुट कब मिलता है आपको? ये मिलता है हमें एंड गेट के केस में। एंड गेट के केस में जब दोनों आउटपुट हाई होंगे तभी हमें 1 मिलेगा, लेकिन यहाँ तो उल्टा है, मतलब ये एंड का नेगेटिव है। एंड का नेगेटिव क्या होता है? जिसको हम बोलते हैं नैंड गेट। क्या बोलते हैं इसको? हम नैंड गेट बोलते हैं। ठीक है, तो ये नैंड का ही जो ट्रुथ टेबल है वो दिया हुआ है। ठीक है, तो कभी भी अगर आपको ऐसा क्वेश्चन लगे तब उसको पहले उल्टा कर लो, देख लो किसका टेबल है, उसका अपोजिट है तो उसका अपोजिट ही हम आंसर चूज कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है, नैंड गेट एंड नॉर गेट्स आर कॉल्ड यूनिवर्सल गेट्स प्राइमरली बिकॉज। नैंड गेट और नॉर गेट को हम यूनिवर्सल गेट कहते हैं, क्यों? आर अवेलेबल यूनिवर्सली, पूरी यूनिवर्सल अवेलेबल है? भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। कैन बी कंबाइन टू प्रोड्यूस और एंड एंड नॉट गेट्स, इनको हम कंबाइन करके और एंड नॉट गेट बना सकते हैं। ठीक है, और कुछ आर वाइडली यूज्ड इन इंटीग्रेटेड सर्किट पैकेजेस। ठीक है, आर ईजीएस्ट टू मैन्युफैक्चर, ये ठीक है, ये ईजीएस्ट होते हैं, इनकी मैन्युफैक्चरिंग जो है बहुत ज़्यादा ईजीएस्ट होती है, इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये हमारे यूनिवर्सल गेट्स जो है वो कहलाते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे, लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ कोई क्वेश्चन में डाउट है या कहीं प्रॉब्लम है तो पर्टिकुलर क्वेश्चन आप हमें भेज सकते हो और वहाँ पर हम आपको फिर से उसका आंसर जो है और भी ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आपको दे देंगे। कि पीडीएफ आपको इसी क्लास के साथ मिल जाएगी, वहाँ से आप इसमें प्रैक्टिस कर सकते हो। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो हम लोग अगर आगे क्लासेस में मिलेंगे तो उन क्वेश्चंस को और सॉल्व करेंगे। इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं हम आपको दिखा देते हैं एक बार। ये देखिए बहुत सारे इसमें क्वेश्चंस हैं और लगभग 150 क्वेश्चन के आसपास की सीट है। तो इन सारे क्वेश्चंस को हम लोग अगर नेक्स्ट क्लास हुई तो उसमें भी देखेंगे। अभी इतना ही रखते हैं, आगे फिर से मिलेंगे क्लास में और कुछ नई चीज़ों को सीखने की कोशिश करेंगे। थैंक यू क्लास।